स्वागत है आप सभी का ईटी बेड मैनुअल की इस कक्षा में। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोर्शन। जब भी हम अपने मटेरियल्स को ईटी वेल्ड से संबंधित जो भी मटेरियल्स हैं उनके लिए हम जब स्टोरेज की बात करते हैं या उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रेलवे द्वारा बनाई गई जितनी भी गाइडलाइंस है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है, उनका हमें इसमें इस्तेमाल करना होता है ताकि वो मटेरियल सही ढंग से और सही तरीके से उन्हें सुरक्षित किया जा सके। जैसा कि आपने देखा कि अनेक्सर 4 में यह रेफरेंस दिया हुआ है कि पोर्शंस के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में कौन कौन सी गाइडलाइंस को हमको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि स्टोर्स शुड बी ड्राई। जहां पर भी मटेरियल को रखा जाता है, 80 पोर्शन को रखा जाता है, वह स्टोर से ड्राई होना चाहिए। दूसरा, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वहाँ हवा का आवागमन बिल्कुल ही सही तरीके से हो, मॉइस्चर वहां पर क्रिएट ना हो पाए। और जहां पर लाइट, पावर या रनिंग वाटर ये सभी आसानी से उपलब्ध हों, वैसी जगहों पर ही हमें स्टोर को बनाना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग इस प्रकार के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं तो उसमें फायर रेगुलेशन का कंप्लायंस आवश्यक है, तो यह जरूरी है कि उसमें फायर रेगुलेशन कंप्लायंस अवश्य उसमें से होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। अभी की जो भी बिल्डिंगें बनती है सभी फायर रेगुलेशन कंप्लायंस उनमें होना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस नए इशू किए जाते हैं उन सभी गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ जहां पर भी आपने मटेरियल को रखा हुआ है, इस प्रकार के मटेरियल के पास में यह नोटिस रहना चाहिए कि थर्मिट पोर्शन कहाँ पर है, ठीक है, और इग्नाइटर्स कहाँ पर स्टोर किए गए हैं। यह अप्रोप्रिएट नोटिस स्टोर में आइडेंटिफाइड होने चाहिए। थर्मिट पोर्शन के स्टोरेज में कुछ और भी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। पोर्शन शुड बी स्टोर्ड इन ए सिक्योर नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग, यानी कि क्योंकि ये बर्निंग आइटम है तो यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर भी स्टोर कर रहे हैं वह लोकेशन सिक्योर होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें इस प्रकार का बिल्डिंग नहीं होना चाहिए जिसमें आग लगने की संभावना हो या वो कंबसन हो, यानी उसमें आग पकड़े तो बहुत तेजी के साथ आग पकड़ ले। जनरली यह डिसाइड किया जाता है कि इसे हमें सेपरेटली स्टोर करना है, अलग जगह स्टोर करना है। इसे दूसरे जो नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उनके साथ तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इनफ्लेमेबल मटेरियल के साथ इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, छोटे टूल्स हैं, मोल्ड्स हैं, लूटिंग सैंड्स हैं, सील्ड बैग्स हैं, इनके साथ तो इनको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इन्हें सेग्रीगेट किया जाना चाहिए, इन्हें अलग अलग स्टोर किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया था कि स्टोर जो होना चाहिए वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि स्टोर ड्राई होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। इसका कारण क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक्सेस ह्यूमिडिटी और डैम्पनेस डेवलप नहीं हो सके। साथ ही साथ इस एरिया को यह मार्किंग कर देना चाहिए कि ये नॉन स्मोकिंग एरिया है और यहाँ पर किसी प्रकार के खुले फ्लेम्स को लाना मना है, यानी ओपन फ्लेम्स को लाना मना है, क्योंकि इन फ्लेम्स के कारण वहां पर आग लग सकती है। और नॉन स्मोकिंग एरिया घोषित कर देना चाहिए ताकि गलती से किसी प्रकार का कोई अगर स्मोक कर रहा है और उसके कारण अगर कोई चिंगारी निकलती है और उसके कहीं कारण अगर आग पकड़ ले तो ये बचाव आवश्यक होता है। पोर्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन द सेम बिल्डिंग एज एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल आइटम्स। हाँ, ये जरूर है कि हमें यहाँ पर कहा गया है पोर्शन मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन द सेम बिल्डिंग। पोर्शन उस बिल्डिंग में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल मटेरियल्स जिनके साथ हो, तो उस जगह इनके साथ में इनको स्टोर नहीं किया जाना चाहिए।
The sealed bags, the sealed boxes must not be opened until immediately prior to use. जब भी हमें पोर्शन का अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके पहले तक किसी भी सील्ड बॉक्स को ओपन नहीं किया जाना चाहिए। सील्ड बॉक्स का ओपनिंग कब करना है? हमें प्रायर टू यूज करना है। एनी स्पिलेज शुड बी इमीडिएटली स्वेप्ट अप and the material disposed in accordance with safety data set. A steel shovel should not be used on concrete floor which might create a spark. यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई इसमें खराबी होता है तो उसके हिसाब से उसे डिस्पोजिंग करना है। और साथ ही साथ एक मेजर बात कही गई है कि किसी प्रकार का स्टील शोवेल का यूज कंक्रीट फ्लोर पर नहीं करना है जहां पर उसे स्टोर किया गया है। कि हो क्या सकता है कि स्टील शोवेल के कारण से स्पार्क डेवलप हो सकता है कंक्रीट में टकराने के कारण, और वह स्पार्क डेवलप होकर के वहां पर आग लग सकती है। पोर्शंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, कई बार भी पूछा जा चुका है कि पोर्शन शुड बी यूज्ड इन रोटेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो मटेरियल पहले से आया हुआ है, जो पोर्शन पहले से आया हुआ है उसे पहले कंज्यूम कर देना चाहिए, और जो मटेरियल बाद में आया है उसे बाद में कंज्यूम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस बिल्डिंग के अंदर में इसे स्टोर किया गया है, proper notices should be displayed inside and outside the building together with the extended warning sign which should read। हमें जो यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड हमको लगाना है उसमें किस प्रकार का लगाना है कि मेटालिक पाउडर इन केस ऑफ फायर डोंट यूज वाटर। यानी ये हमको बता कर रखना है कि जो पाउडर है ये, इस पर पानी का इस्तेमाल आग लगने पर नहीं करना है। अगर फायर लग जाता है तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इस प्रकार का कोई घटना घटती है तो लोकल जो फायर ब्रिगेड है उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, और एग्जैक्ट लोकेशन स्टोर की और किस प्रकार का कंटेंट है ये बताया जाना चाहिए। यानी जब भी हम लोकल फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं तो दो चीज की जानकारी उनको प्रॉपर देनी है। पहला तो स्टोर का एग्जैक्ट लोकेशन देना है, और दूसरा जो कंटेंट वहां पर है, फायर का कंटेंट जो था उस कंटेंट के नेचर के बारे में बताना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि सिर्फ यहाँ पर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करेंगे। थर्मिट पोर्शन प्लांट में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ओनली ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर थर्मिट पाउडर के आसपास के भी अगर आग लगती है तो भी हमें सिर्फ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। अब आता है बात इग्नाइटर के स्टोरेज की। जो भी इग्नाइटर्स के ट्यूब होते हैं उन्हें लॉक्ड स्टील कपबोर्ड में रखा जाना चाहिए या दूसरे कोई भी स्टील कंटेनर वाले में रखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में इसे उसी बिल्डिंग में नहीं रखना है जिस बिल्डिंग में पोर्शन रखा हुआ है। यानी कि जिस रूम में हमने पोर्शन को रखा हुआ है उसी पोर्शन, उसी बिल्डिंग में या उसी रूम में हमको इग्नाइटर को नहीं रखना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैन द इग्नाइटर बी स्टोर्ड इन द रूम ऑफ द एटी बिल्डिंग पोर्शन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इग्नाइटर को हमको दो चीजें इसमें ध्यान में रखने की है, इसे स्टील के कपबोर्ड में रखना है या स्टील कंटेनर में रखना है, और दूसरा उसी बिल्डिंग में नहीं रखना है, उसी स्टोर में नहीं रखना है जहां पर कि हमने पोर्शन रखा हुआ। अब दूसरा इसका पार्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक ने हम स्टोरेज की बात कर ली। एटी बिल्डिंग पोर्शन को किसी भी हालत में हमको पैसेंजर कोचेज में ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे हम बात कर रहे हैं एटी पोर्शन के ट्रांसपोर्टेशन के। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बताया गया है कि एटी पोर्शन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पैसेंजर कोचेज में नहीं करना है। यहाँ दो पैकेज जिसके अंदर में इग्नाइटर रखे हुए हैं उसे टीन केस या स्टील कंटेनर में हमको रखना है। मैन्युफैक्चरर ऑफ पोर्शन shall provide a sheet containing best safety practices with every package for guidance of the user, covering various aspects in safe handling
जो मैन्युफैक्चर पोर्शन मैन्युफैक्चर है वो आपको एक टूल किट देगा। टूल किट मतलब एक इंस्ट्रक्शंस देगा सेफ्टी प्रैक्टिसेस के लिए, जिसमें कि कैसे सेफ हैंडलिंग करनी है, किस ढंग से उसका स्टोरेज करना है, किस ढंग से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, और उनका डिस्पोजल किस ढंग से करना है। तो पोर्शंस के जो भी मैन्युफैक्चर बनाते हैं, जब भी वो सप्लाई करते हैं, तो उसके साथ साथ ये गाइडलाइंस भी साथ में देते हैं, एंड सेफ्टी हैंडलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिस्पोजल के। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम जो एटी वेल्डिंग है और उसके इग्नाइटर्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अभी तक हमने स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट, स्टाफ और ट्रैफिक ब्लॉक के लिए। वेल्डिंग करने के लिए जो हमें ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए, उसके लिए जिन स्टाफ की ज़रूरत है और जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसके बारे में हमें इस डिटेल से समझना होगा। किसी भी एक बिल्डिंग इक्विपमेंट के लिए जो एक पूरी लिस्ट बना करके रखी गई है, जो कि शॉर्ट प्री हीटिंग प्रोसेस के लिए है, वो अनेक्सर 2 में बताई गई है। हम चल करके वहां पर देखते हैं कि अनेक्सर 2 में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा थर्मिट वेल्डिंग पोर्शन की टीम में कितने व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, यह भी ये अनेक्सर 3 में बताया गया है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। अब आती है बात ट्रैफिक ब्लॉक की। ये हम दोनों चीजें, इक्विपमेंट और स्टाफ के बारे में, इसके बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रैफिक ब्लॉक की। तो जो मिनिमम ट्रैफिक ब्लॉक होना चाहिए वो 70 से 75 मिनट का होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर 70 से 75 मिनट क्यों लिखा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप के हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं जिनकी टाइमिंग अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से यह थोड़ा सा माइनस प्लस हो सकता है। तो मिनिमम जो टाइम आपको चाहिए एक बिल्डिंग के लिए वो मिनिमम 70 मिनट का चाहिए, और किसी दूसरे इक्विपमेंट के लिए 75 मिनट का भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि 70 से 75 मिनट का मिनिमम ब्लॉक रिक्वायर्ड होता है। और जैसा कि 70 से 75 मिनट मैंने बताया, इसका क्या कारण है, ये टाइप ऑफ प्री हीटिंग टेक्निक जो हम ऑब्टेन करते हैं या जो अडॉप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो टाइम दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ वेल्डिंग ऑफ द फर्स्ट ज्वाइंट। ये पहले ज्वाइंट के लिए है। इसके बाद दूसरे ज्वाइंट में इतनी अगर कंटिन्यूअस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दो वेल्डिंग के लिए आपको 75 गुना 2, आपको 150 मिनट की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यह फर्स्ट वेल्डिंग के लिए दिया गया है कि एक वेल्डिंग जो हम करेंगे, अगर हमको एक ही वेल्डिंग करना है तो कम से कम हमको 75 मिनट का चाहिए, या पहले वेल्डिंग के लिए आपको मिनिमम 75 मिनट का टाइम चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक 75 मिनट तो नॉर्मल हो गया, इसके अलावा भी आपको एडिशनल 5 to 8 मिनट्स आपको और डिजायर्ड हो सकता है। अगर वेल्डिंग करने में कंट्रोल कूलिंग या एयर क्वेंचिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर क्वेंचिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी हीट ट्रीटेड रेल की एटी वेल्डिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो मिनिमम टाइम है वो 70 से 75 मिनट में आपको 5 से 8 मिनट और ऐड किया जा सकता है। तो ये दो बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मिनिमम हमको 70 से 75 मिनट का। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि हीट ट्रीटेड वेल्ड का है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक वेल्ड है जिसके लिए मिनिमम 75 मिनट चाहिए, तो वेल्डिंग चाहिए, तो आपको, अगर वो हीट ट्रीटेड है तो आपको कितना चाहिए, तो फिर उसमें 5 से 8 मिनट आपको और भी ऐड करना होगा। अब आइए चलते हैं एनेक्सर 2 के बारे में। हम समझते हैं कि एनेक्सर 2 में इक्विपमेंट के संबंध में क्या जानकारी दी गई है, और एनेक्सर 3 में बिल्डिंग टीम के संबंध में क्या जानकारियां दी गई हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं एनेक्सर 2, जिसमें कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स बाय द शॉर्ट प्री हीटिंग प्रोसेस फॉर वेल्डिंग टीम। यानी पर वेल्डिंग टीम के लिए कितने इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसके वर्गीकरण जो किया गया है, एक तो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद क्वांटिटी जो है वो दो पार्ट में बांटी गई है। मास बिल्डिंग करना हो तब कितनी क्वांटिटी चाहिए,
और नॉर्मल अगर रिपेयर वेल्डिंग करना हो तो हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए। मास वेल्डिंग का मतलब हुआ है जहाँ पर कंटिन्यूअस वेल्डिंग किए जा रहे हैं, जैसे कि हम थ्रू वेल्ड रिन्यूअल में कर सकते हैं। और हर उस इक्विपमेंट की लाइफ कितनी होगी, लाइफ का मतलब यहाँ पर साल में नहीं, कितने ज्वाइंट वो कर सकता है और उतने ज्वाइंट के बाद उसे रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो प्री हीटिंग इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, इनमें से पहला प्री हीटिंग इक्विपमेंट ले रहे हैं एयर पेट्रोल प्री हीटिंग। अगर एयर पेट्रोल प्री हीटिंग इक्विपमेंट में जो प्रेशर टैंक है और प्रेशर गेज है, यहाँ पर आप इसके देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से कि जो प्रेशर टैंक है या प्रेशर गेज है, कंप्लीट सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मास होगा तो वो 2 नंबर चाहिए और अगर रिपेयर होगा तो 1 नंबर चाहिए। तो इस चार्ट को देख करके आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर रिपेयर में है और मास में है तो रिपेयर से डबल यहाँ पर इस चार्ट में अभी तक जहाँ पर चेंजेस होगा हम इसलिए आपसे बात कर लेंगे, लेकिन रिपेयर में से के कंपेरिजन में मास में आपको डबल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जो प्रेशर टैंक है या प्रेशर गेज है उसमें वह कितने वेल्डिंग कर सकता है, 500 वेल्डिंग तक उसकी नॉर्मल आउटपुट होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार वेपोराइजर या बर्नर कंप्लीट सेट है, उसके 1 सेट चाहिए और 1 नंबर चाहिए और इसकी भी लाइफ 500 वेल्ड तक हो सकती है। नोजल प्रिकर जल्दी खराब हो जाते हैं, तो यह एक में 2 नंबर्स मिनिमम चाहिए और यह 50 वेल्ड कर सकती है। नोजल कीज है वो मिनिमम 1 नंबर चाहिए और ये भी 500 वेल्ड कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से वेपोराइजर स्टैंड है, ये जल्दी नहीं खराब होते, इसके लिए ज़्यादा समय हमको मिल सकता है। यह 1000 वेल्ड तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गूज नेक अटैचमेंट जो वेपोराइजर के लिए हैं, ये भी ज़्यादा यूज होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये भी 50 वेल्ड तक के लिए परमिटेड है। तो इसमें थोड़ी बहुत भी अगर आप इम्पोर्टेंस दे करके अगर समझेंगे तो इनको आसानी से हम याद कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें नोजल प्रीकर है और गूज नेक अटैचमेंट है जो वेपोराइजर के साथ अटैच किया हुआ है, ये जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन दोनों को मिनिमम 50 वेल्ड के बाद आपको बदल देना है। इसके बाद एक आपको याद रखना है कि जो वेपोराइजर स्टैंड है वो सबसे ज्यादा समय तक चलेगा, वो 1000 वेल्ड के लिए है और बाकी सभी 500 वेल्ड पर बदल दिए जाने हैं। यह था एयर पेट्रोल प्री हीटिंग में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट। अब अगर हम बात करें इसके बाद दूसरा, वो है कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल हीटिंग। अभी तक जो हम बात कर रहे थे किसकी कर रहे थे, एयर पेट्रोल प्री हीटिंग का। अब बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग का। कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल हीटिंग में जो कंप्रेसर सिस्टम है विद प्रेशर गेज है वो तो चाहिए एक ही, लेकिन इसका पीरियोडिकल मेंटेनेंस करना पड़ता है हर एक 500 बेल्ट के बाद, यानी हाफ ईयरली इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसी में टॉर्च बर्नर जो होता है सेट पूरा, वह 300 वेल्ट तक के लिए वैलिड है, यानी कि 1 नंबर चाहिए, वो 300 वेल्ट के लिए वैलिड है। मैं मास के लिए बात नहीं कर रहा हूँ बार बार, मैंने रिपेयर के लिए, क्योंकि पहले से बात हो चुकी है कि मास में हमको डबल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। टॉर्च बर्नर कीज है वो भी 1 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी लाइफ होती है 500 वेल्ट। और टॉर्च बर्नर स्टैंड जो होता है उसकी लाइफ होती है 1000। तो आप देख रहे हैं पिछले बार वाले में यहाँ गूज नेक अटैचमेंट में जो सॉरी वेपोराइजर स्टैंड था उसकी भी लाइफ यहाँ 1000 थी और यहाँ टॉर्च बर्नर का जो स्टैंड है वहां पर भी 1000 है। तो स्टैंड की लाइफ आप सिमिलराइज कर सकते हैं कि उनकी 1000 है। उसी प्रकार अगर पुराने में देखें नोजल कीज की 500 वेल्ट की लाइफ थी, तो यहाँ टॉर्च बर्नर जो की है यह भी 500 की लाइफ है। यहाँ पर टॉर्च बर्नर जो कंप्लीट सेट है वो एक नया टर्म यहाँ पर निकल के आया है, वो आया है 300 वेल्ट का। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ऑक्सी एलपीजी प्री हीटिंग इक्विपमेंट की। यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सी एलपीजी
प्री हीटिंग इक्विपमेंट का। इसमें ऑक्सी एलपीजी जो टॉर्च है या बर्नर है, यह एक चाहिए और यह 150 से 200 वेल्ट तक कर सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर गेज इसमें लगा हुआ हो वह 100 वेल्ट कर सकता है, और एलपीजी सिलेंडर विद प्रेशर गेज ये भी 100 वेल्ट कर सकता है। टॉर्च बर्नर स्टैंड, यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ स्टैंड देखेंगे, यहाँ देखेंगे अभी तक स्टैंड 1000 वेल्ट तक के लिए था, लेकिन ऑक्सी एलपीजी में यहाँ पर स्टैंड कितना हो गया है, 500 हो गया है। जो कनेक्टिंग होज पाइप है वह मिनिमम 2 चाहिए होता है, और यह 75 से 100 वेल्ट तक के लिए आवश्यक है। तो इसे हमें याद नहीं करना है, बार बार देखना है, और हम इसे कई बार देखेंगे तो इसकी उपयोगिता के हिसाब से हम इसे समझ पाएंगे कि इसे कितने वेल्ट तक की इसकी लाइफ होती है। कुछ मेजर टर्म है उसे हम ध्यान रखें। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि क्रूसिबल कंप्लीट, जिसमें क्रूसिबल सेल और क्रूसिबल लाइनिंग्स हैं। क्रूसिबल सेल की लाइफ 500 वेल्ड है और क्रूसिबल लाइनिंग की 50 वेल्ड है। क्रूसिबल कैप्स हैं, इसकी लाइफ 50 है। क्रूसिबल फोक्स हैं, इसकी लाइफ 500 वेल्ड है। क्रूसिबल स्टैंड्स हैं, इसकी लाइफ यहाँ पर वापस आ गया, स्टैंड जैसे ही आता है 100। सिर्फ हमको कहाँ पर ध्यान रखना है, ऑक्सी एलपीजी प्री हीटिंग में जो स्टैंड है वो 500 है, बाकी सभी में 1000 है। इसी प्रकार क्रूसिबल रिंग्स 500, और मोल्ड प्रेशर जो क्लैंप होता है वो एक सेट जो चाहिए। यहाँ पर भी देखिए मोल्ड प्रेशर क्लैंप है, ये भी स्टैंड जैसा ही है, इसकी भी लाइफ 1000 यहाँ पर है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे हैं जिनके की हमको समझनी है। तो हम यहाँ पर मिनिमम रिपेयर कितनी चाहिए उसको छोड़ करके कुछ लाइफ के बात कर लेते हैं। जैसे कि क्लीनिंग रॉड जो होता है उसकी 500 वेल्ट तक उसकी लाइफ होती है, और टैपिंग रॉड की लाइफ 1000 वेल्ट होती है। तो इसे ध्यान रखें, क्लीनिंग रॉड ये क्या होता है, गर्म में जाकर के उसे क्लीन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा जल्दी खराब होता है, तो इसके लिए 500 है। टाइपिंग रॉड सिर्फ टाइप करने के काम में आता है, ये उतनी जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए इसकी लाइफ 1000 दी गई है। लेदर बासर फॉर पंप्स, ये 100 इसकी वेल्ड होती है। मोल्ड सूच एक मोल्ड सूच जो है वो 100 वेल्ड तक कर सकता है। इस प्रकार जो इसमें इक्विपमेंट्स हैं वो तो जरूरी है, लेकिन अब उसे नंबर्स में याद करना, इतना लिस्ट तो हम याद नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम ध्यान में रख रहे हैं। जैसे स्लैग कंटेनर जो बाउल है वो 500 वेल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्बेस्टस ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 500 वेल्ट के बाद एस्बेस्टस ग्लव्स को बदल देना चाहिए। सिमिलरली बेल्ट ट्रिमर यानी कटर, जो आगे कटर वाला पोर्शन होता है वो 100 वेल्ट तक के लिए है। और रेल प्रोफाइल गाइडेड ग्राइंडिंग ट्रॉली, जिसमें ग्राइंडिंग व्हील की बात हो रही है, यह 50 वेल्ट तक कर सकती है इसकी लाइफ। कुछ नोट है यहाँ पर आप देखेंगे, तो इनमें ये इंडिकेट किया गया है कि हमें किन बातों का और भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि जिन आइटम्स का एक्सपेक्टेड लाइफ आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है उन्हें कंडीशन बेसिस पर हमको बदलना है। यानी कि हर किसी की लाइफ नहीं दी हुई है, जिसकी लाइफ दी हुई है कम से कम वो उतना तो ऑपरेट होगा, अगर सही ढंग से अगर हमने इस्तेमाल किया है तो उतना वेल्ड तो वो करेगा ही करेगा। मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है कि उतना वेल्ड तो वो आउटपुट देगा ही। लेकिन बाकी जो है वो परिस्थिति जन्य है, वो उपयोग के आधार पर खराब हो सकते हैं, उपयोग के आधार पर उसमें डिफेक्ट्स पाया जा सकता है। तो इसलिए हम उसे कंडीशन बेसिस पर देखें। अब आते हैं जो अनेक्सर 3 में स्टाफ की रिक्वायरमेंट के बात की गई थी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग टीम, जो कि कंप्रेसर टैंक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति होगा उसके बारे में अगर बात करें, वो 1 नंबर चाहिए, और वो कौन सा है, वो वेल्डर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का एक टीम में हो सकता है। यानी कम से कम एक ग्रेड 1 बिल्डर चाहिए या ग्रेड 2 बिल्डर की भी सीनियर मोस्ट टीम हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं वेल्डर ग्रेड 1 का भी हो सकता है और ग्रेड 2 का भी हो सकता है। यानी टीम का जो इंचार्ज होगा वो ग्रेड 1 बिल्डर हो सकता है या ग्रेड 2 बिल्डर हो सकता है।
उसके साथ असिस्टेंस में या तो ग्रेड 3 का वेल्डर होना चाहिए या फिर स्किल्ड आर्टिजन होना चाहिए, और इसकी संख्या 2 होगी जो उसको असिस्ट करेंगे। बाकी अन्य सहायक कामों के लिए हेल्पर खलासी हो सकता है या खलासी होता है जिसकी संख्या 5 हो जाए। इसके अलावा ये तो हो गए बिल्डिंग का काम करने के लिए। बिल्डिंग के काम करने के लिए 8 आदमियों की टीम होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य काम है बिल्डिंग के वक्त में, रेलों को ले जाना, रेलों को एक जगह से दूसरा जगह हटाना, स्लीपर खिसकाना, ऐसे कामों के लिए जो जितने और गैंगमैन की आवश्यकता है, जितने भी गैंगमैन की आवश्यकता है वो वर्कलोड के हिसाब से उतने गैंगमैन चाहिए। लेकिन कम से कम एक टीम में मिनिमम जो आर्टिजन स्टाफ विद खलासी हैं उनकी संख्या 8 होती है। यहाँ पर जो composition of welding team has been framed taking into account that trimming and grinding operation would be done by the weld trimmer and the rail profile grinder। यानी कि ये जो टीम बनाई गई है, इस टीम को बनाने के जो बेसिक्स लिया गया है उसमें यह एज्यूम कर लिया गया है कि जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है वो वेल्ड ट्रिमर से ही किया जाएगा और रेल प्रोफाइल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाएगा ग्राइंडिंग करने के लिए। हम मैनुअल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो तब जाकर के इतनी रिक्वायरमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए, हमने अभी तक स्टोरेज भी कर लिया और हमने अपनी टीम भी बना ली वेल्डिंग करने के लिए। अब वेल्डिंग टीम अपना काम स्टार्ट करेगी। तो वेल्डिंग टीम जब काम शुरुआत करेगी तो यहाँ पर वेल्ड को जोड़ने के पहले, यानी वेल्डिंग करने के पहले रेल एंड को कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके साथ कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। द रेल एंड फेस एंड द एडजेसेंट साइड एट द फुट, यानी कि टॉप एंड बॉटम, बेव एंड हेड, यानी कि हर तरफ से जितना दूर तक जिस फेस को, रेल एंड फेस को आपको वेल्ड करना है, उसका फेस आपको क्लीन करना है और उसके आसपास का, चाहे वो टॉप हो, उसका बॉटम हो, बेव हो, तो 50 mm तक, इंड से 50 mm तक आपको क्लियर करना है, यानी क्लीन करना है, बिल्कुल थॉरोली क्लीन करना है। कुछ भी वहां पर उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और इसकी सफाई करने के लिए हम किन चीज का इस्तेमाल करेंगे? केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि इसमें जितने भी डर्ट हैं, ग्रीस हैं और रस्ट हैं वो हटा दिए जाए वेल्डिंग के पहले। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर उसके एंड में कोई बर दिखाई देता है रेल एंड पर, तो उसे चीजल या ग्राइंडिंग करके आपको रिमूव कर देना। सामान्यतः नो एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डेड ज्वाइंट शैल बी लोकेटेड क्लोजर देन 4 मीटर फ्रॉम एनी अदर वेल्डेड और फेस प्लेटेड ज्वाइंट। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि जब भी किसी जोड़ को आपको वेल्ड करना है तो यह आपको चेक करना है कि उस जोड़ से नजदीक में कम से कम 4 मीटर तक तो कोई भी दूसरा वेल्ड नहीं होना चाहिए या दूसरा फिश प्लेटेड ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जब हम किसी वेल्ड को जोड़ रहे होते हैं तो वेल्ड को जोड़ने के दौरान में उनके बीच में गैप मेंटेन करना होता है। अब वेल्डिंग प्रक्रिया के हिसाब से गैप भी डिफाइन होता है। पहली बात है कि वेल्ड का गैप जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए। यूनिफॉर्म और वर्टिकल गैप होना चाहिए, यानी कि जो रेल कटी हुई है वो बिल्कुल वर्टिकल हो और उन दोनों हेड से लेकर के फुट तक में जहां कहीं भी आप मापें गैप को, वो माप एक समान आनी चाहिए, जो भी हम पर्टिकुलर वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आप 25 mm वेल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 mm गैप की वेल्डिंग कर रहे हैं, या ये तो हमारी नॉर्मल हो गई। इसके अलावा भी हम वाइड गैप वेल्डिंग करते हैं जिसमें कि 50 mm की गैप करते हैं और 75 mm वाइड गैप वेल्डिंग करते हैं। प्रेजेंटली डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को
डिपार्टमेंटल जो वेल्डर्स होते हैं उन्हें 25 वाइड गैप वेल्डिंग 25 का ही गैप करने के लिए परमिटेड किया गया है। जो वाइड गैप वेल्डिंग है अभी एजेंसीज को ही परमिटेड है। इनका इस्तेमाल खासतौर पर तब किया जाता है जब कहीं पर कोई फ्रैक्चर या डिफेक्टिव वेल्ड पाया जाता है। तो एक वेल्ड को अगर डिफेक्टिव पाया गया या फ्रैक्चर हो गया तो उसे बदलने के लिए हमको रेल लगानी पड़ती है, फिर 2 वेल्ड करने होते हैं। पर वेल्ड इस प्रकार का है कि उसमें 50 का गैप क्रिएट किया जा सकता है या 75 का गैप क्रिएट किया सकता है कट करने के बाद। तो उस जगह पर हम रिपेयर में वाइड गैप वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जरूरी होता है कि जो एंड फेस हो वर्टिकल कट में आए। LWR या CWR टेरिटरी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमने गैप मेंटेन करने के लिए, करेक्ट गैप मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हमने कोई फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर में से हमने क्या किया कि 25 का मटेरियल कट करके बाहर निकाल दिया। अब 25 हमने मटेरियल कट करके बाहर निकाल दिया, यानी 25 मटेरियल उस रेलवे ट्रैक से बाहर हो गया, उस लाइन से बाहर हो गया। ऐसा ऐसा रूल है कि हमें कोई भी मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल LWR में न तो डालना है न ही वहां से निकालना है। तो अगर हमने 25 मटेरियल अगर वहां से निकाला है तो मुझे 25 ही मटेरियल उसमें डालना होगा, उससे अधिक नहीं डाल सकते या उससे कम भी नहीं डाल सकते। तो ऐसे केसेज में मान लिया जाए कि जब हम काम कर रहे होते हैं उसमें वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं या खिंचाव के कारण से वह गैप बढ़ करके 25 से ज्यादा हो जाता है, तो जरूरत होती है कि अब अगर हम उसे वेल्डिंग करते हैं तो उसमें मटेरियल ज्यादा चला जाएगा जो कि परमिटेड नहीं है। तो इस ढंग से फिर वहां पर हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक या मैकेनिकल रेल टेंसर का इस्तेमाल करके उस गैप को मेंटेन किया जाता है और वहां पर वेल्डिंग की जाती है। इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें कि शुरुआत करेंगे प्रिलिमिनरी वर्क प्रायर टू द वेल्ड।